जिनसे मिलकर जिंदगी से प्यार हो जाए वो लोग, जिनसे मिलकर जिंदगी से प्यार हो जाए वो लोग, आपने शायद ना देखे हों मगर होते तो हैं। दोस्तों, मैं आज महेंद्र जी के यहाँ आया हुआ था और आने की वजह ये थी कि भाई साहब बजेंद्र कौशिक साहब ने सम्मान किया था अभी कुछ रचनाकारों का यहाँ कोटा में। तो हमारे महेंद्र जी बाहर गए हुए थे विजयवाड़ा उस वक्त। तो आज इनकी उम्र देखें आप और इनका जज्बा देखें कि ये महेंद्र जी को खुद घर से आके और यहाँ पे चल के आए हैं और इनका सम्मान किया है। तो इस सम्मान के बारे में जानकारी के लिए मैं मणि योगेंद्र मणि साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बताएं भाई साहब, ये जो सम्मान है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दें जी। ये 1 अगस्त को हमारा ये कार्यक्रम हुआ था, सृजन संस्कार समारोह। ये एक संस्था है जो 1965 में इस संस्था का जन्म हुआ और इससे काफ़ी बहुत बड़े बड़े कवि शायर उससे जुड़े हुए रहे हैं पहले से, जैसे कुमार शिव और जगदीश विमल गुलकंद, जगदीश जी हाड़ा और महेंद्र नेहे जी और दुर्गादान जी। ये सभी ऐसे नाम हैं जो पूरे भारतवर्ष में उन्होंने अपना नाम किया। और इस पुरस्कार को इस वर्ष शुरू करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि ऐसे लोग जो वर्षों से निरंतर लिख रहे हैं, जिनके सृजन में निरंतरता है, उन लोगों को ऐसा पुरस्कार दिया जाए जो सृजन संस्कार समारोह के अंतर्गत ये संस्कार शिरोमणि, सृजन संस्कार शिरोमणि पुरस्कार ये दिया गया है। और उस समय, चूँकि मैं बताऊँ, 1 अगस्त को माननीय विजेंद्र कौशिक जी का जन्म दिवस भी है और इनका 92वां जन्म दिवस वो 92वें वर्ष, आप 92वें वर्ष में लग गए हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि आज भी उनका सुबह से उठने तक से रात तक निरंतर लेखन और पाठन ये निरंतर चलता रहता है। आप घर पे कभी भी चले जाएं, सुबह जाओ, दोपहर को जाओ, रात को जाओ, मैंने तो कभी आराम करते हुए देखा नहीं। जब भी देखा, टेबल और चेयर पे बैठे हुए और कुछ ना कुछ लिखते हुए या कुछ ना कुछ पढ़ते हुए। तो इन्हीं सभी से देखते हुए इस बार ये सोचा गया संरचना की तरफ से कि ऐसे लोगों को हम सम्मानित करें जो आज भी हमारे से बहुत अग्रिम पीढ़ी में के जो हैं। और जैसे उसमें थे हमारे पंडित रूप नारायण जी शर्मा, लोक नारायण जी शर्मा, महेंद्र नेहे जी, दुर्गादान सिंह जी गौड़, क्षमा डॉक्टर क्षमा चतुर्वेदी और सुरेश चंद्र सर्वहारा, शकूर अनवर। सुरेश चंद्र सर्वहारा वो भी वहाँ नहीं आ पाए थे, तो हम उन्हें भी अभी सम्मानित करके आए हैं उनके घर पे जाके, क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो वहाँ आ सके। शकूर अनवर साहब वो भी अक्सर बीमार रहते हैं, तो उनको भी उनका पुत्र उपस्थित हो गया था कार्यक्रम में, तो उनको वह सम्मान उनके माध्यम से हमने घर पे पहुँचाया। और हमारी ये कोशिश है कि हर वर्ष इस तरह का आयोजन करें हम 1 अगस्त को। और ऐसे लिखने वाले जो भले ही उम्र कितनी भी हो, उम्र केवल एक आंकड़ा है, बाकी उससे अलग और कुछ भी नहीं है, और इस उम्र में भी लगातार लिख रहे हैं और निरंतर अच्छा लिख रहे हैं और एक संदेश हमारी आने वाली पीढ़ी को दे रहे हैं। तो ये हमारा प्रयास है इस प्रोग्राम के माध्यम आज भी हम इसीलिए आए हैं कि आदरणीय हमारे महेंद्र नेहे जी उस समारोह में उपस्थित नहीं हो पाए थे किसी निजी कारणों की वजह से। तो चूंकि सामाजिक कारणों की वजह से ये सब डिलीट हो जाएगा। सामाजिक कारणों की वजह से समारोह में उपस्थित नहीं हो पाए थे, तो जाहिर सी बात थी कि उनका सम्मान करना था। आदरणीय कौशिक साहब का आदेश था, तो हम सब लोग मिलकर आदरणीय नेहे साहब का नागरिक अभिनंदन और सम्मान समारोह करने सम्मान करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये सारा समारोह, और मतलब बड़ी बात ये है कि शहर में आज भी वो संस्कार है, ये वो पीढ़ी है जिन्होंने लोगों को जीना सिखाया है। संघर्षों में रहने के साथ साथ भी लोगों को मोटिवेट करने की जो कला है वो यही लोग हैं
जो कहीं ना कहीं संबल देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये राजेंद्र पवार साहब हैं जो देश में जहाँ जहाँ भी कवि सम्मेलन, यहाँ तक कि लाल किले से भी इन्होंने पढ़ दिया है। तो राष्ट्रीय कवि सम्मेलन आप पढ़ चुके हो, तो ये राजेंद्र पवार हैं जो कोटा की शान है एक तरह से। एक संस्था भी चलाते हैं, उस संस्था के भी नाम बताएं। सृजन साहित्य एवं सांस्कृतिक समिति, जो कि हम पिछले 26-27 सालों से लगातार यहाँ चलाते आ रहे हैं और चल रही है। अब सब लोगों की हर साल कार्यक्रम, बड़ा हर साल कार्यक्रम। बसंत पंचमी के अवसर पर एक कार्यक्रम करते हैं और देश में से एक नाम चुनते हैं, उनको 21,000 रुपए की एक छोटी सी तुच्छ भेंट नकद राशि के रूप में देते हैं और एक बड़ा जलसा करते हैं, साहित्यकारों को इकट्ठा करते हैं, एक वो कहते हैं ना गेट टुगेदर वाला काम करते हैं। बहुत बड़ा काम कर रहे हो आप। आनंद हजारी साहब जी, आप भी बहुत बड़े जो है कवि और कहानीकार, आपकी कहानियों की किताब भी आ चुकी है जी, है ना जी? आनंद, प्रीत के बंधन नाम से मेरी एक कहानी की किताब आ चुकी है। मैं आदरणीय महेंद्र ने जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और आभार व्यक्त करना चाहूँगा ब्रजेंद्र जी कौशिक जी का, जिन्होंने मुझे आदेश दिया और इनके आदेश पाकर के, इनका आशीर्वाद पाने के लिए हम इनके साथ आज महेंद्र जी ने का सम्मान लेने के लिए यहाँ महेंद्र जी को घर पे आके सम्मान दिया। बहुत बहुत बधाई है आपको। भाई साहब मैं आपका नाम बता दो। डॉक्टर? मैं डॉक्टर अन्ना कौशिक। आज हम मेरे पिता तुल्य हैं, मेरे फादर के अजीज मित्र महेंद्र जी चतुर्वेदी जी को आज हम सृजना संस्कार समारोह 2025 के उपलक्ष्य में, जो कि सामाजिक कारणों से कुछ 1 अगस्त को उपस्थित नहीं हो सके थे समारोह में, तो उनको पुरस्कार देने आए हैं। ये 6 जने हमने चयनित किए थे, जिसमें महेंद्र जी भी शामिल थे। तो आज मुझे बड़ी प्रसन्नता और हर्ष हो रहा है कि इनको पुरस्कार देते हुए, और मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, दीर्घायु की कामना करता हूँ। भाई साहब कैसा लग रहा है जी? देखिए, जो लग रहा है वो अविवर्चनीय है, मतलब जिसको वर्णन नहीं किया जा सकता है। क्यों? कौशिक जी का ये तो उनका घर है। सामान्य हालत में हम भाई हैं और एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, लेकिन मेरे जैसे एक, मैं बहुत बड़ा लेखक अपने को नहीं मानता हूँ, मैं एक अदना लेखक नहीं, मैं अपना जो मेरा मूल्यांकन है वो मैं नहीं मानता कि मैं कोई बहुत बड़ा लेखक हूँ, लेकिन मैं निरंतर लिखता हूँ और आवाम के लिए लिखता हूँ, मजदूर किसानों के लिए, जनता के लिए लिखता हूँ। शायद यही मेरी खासियत, मेरी कविताओं की, मेरे लेखन की रही होगी, जिसकी वजह से सर्जना ने और कौशिक जी ने जो सम्मानीय लोग थे उनकी जो सूची है उसमें मेरा नाम भी आया। लेकिन जो सम्मान से बड़ी चीज जो मैं मानता हूँ वो हमारी आपसी मोहब्बत है। ये जो रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है, भाई भाई का रिश्ता है, ये अब बिगड़ता जा रहा है। वो स्वार्थ के रिश्ते, अहम के रिश्ते, वो बहुत बड़े हो गए हैं। और जो आंतरिक, देखिए प्यार, एक दिखावटी प्यार एक अलग चीज, लेकिन जो आंतरिक है वो छींच रहा है, कम हो रहा है समाज में, पूरे समाज में। तो हमारी कौशिक की, सर्जना की विकल्प जो हम चलाते हैं, हमारी कोशिश यही है कि जो कुछ नष्ट हुआ है वो हमेशा के लिए, अगर समाज से मोहब्बत कम हुई है, एकता कम हुई है, संघर्ष कम हुआ है, तो वो हमेशा के लिए नहीं हुआ। एक ट्रांजिशनल पीरियड आया और वो बहुत काला अध्याय है जो 2014 के बाद पूरा देश ने जिसको भुगतना पड़ा। सबसे अधिक भुगतना पड़ा तो जो हमारे कार्मिक लोग हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, छात्र हैं, नौजवान हैं, जो दलित हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उन पर जो मार पड़ी है वो हिटलर की जो मार थी, मुसोलिनी की जो मार थी,
उससे कम नहीं है। तो हमारी जो एकता का जो सबसे बड़ा सूत्र है वो यही है कि हम फांसीवाद के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ पिछले 60 साल से साथ मिलकर कंधे से कंधा भिड़ाकर लड़ते रहे हैं और कभी हमने समर्पण नहीं किया, कभी समझौता नहीं किया। यही मैं समझता हूँ कि आज हमारी उपलब्धि है और इसी उपलब्धि की वजह से हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित। ये 60 साल की इनकी मेहनत का नतीजा है कि आज जो जगह जगह जो जैन जी का जो आंदोलन फूट पड़ा है, तो उसमें इनका भी रोल है जी। जी आज जेल से देखिए, जो एक्चुअली जिस एक कहावत है कि बॉल को एक गेंद है उसको कितना दबाएंगे आप, एक स्थिति आती है कि वो फूट पड़ती है। तो आज हमारे देश के जो नौजवान हैं, जो छात्र हैं, युवा हैं, उस इस कदर उनको बेरोजगारी की आग में झोंका गया, उनको जिस तरह उपेक्षा हुई, जिस तरह से उनकी उम्र आने पर जो नौकरी मिलनी चाहिए, जो खाली हाथ है उनको काम मिलना चाहिए, ये काम मिलने के वाली बगावत है कि अपने उनको सताया, परेशान किया। आज उनका नई पीढ़ी का गुस्सा फूट पड़ा है और ये अभी तो केवल एक मंत्री का इस्तीफा आया है। मुझे लगता है कि जिस तरह से ये नौजवान छात्र पूरे देश में एक आक्रोश की लहर पैदा हुई है, वो अपने आप में एक इतिहास रचने वाला इतिहास रचा जा चुका है, लेकिन अभी ये इतिहास बहुत आगे तक जाएगा। और मुझे लगता है कि जो लोग उम्मीद कर रहे थे कि तानाशाही आके फौजी तानाशाही आएगी, सारी पार्टियों का काम करना बंद कर दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन उससे मुकाबला करेंगे लोग, ये उम्मीद शासक वर्ग को नहीं। वो मुकाबला कर रहे हैं, हर जिले पूरे प्रदेशों में लोग उठ के खड़े हुए हैं। जो गुजरात है क्या शाही चढ़ाव का, उस गुजरात के लोग भी उठ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे देश में अब ट्रांजिशनल पीरियड, जो जो संक्रमण काल है, जो संक्रमण काल समाप्त हो रहा है, संक्रमण काल समाप्त हो रहा है और विद्रोह की ताकतें मैदान में आ रही हैं। तो इस युग में हम जी रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। हम देख रहे हैं, अपने आगे देख रहे हैं। नहीं वैसे ये तो बोलते रहते हैं, मैं कई बार आ, तो दोस्तों, अब मैं आखिर में हमारे ब्रिजेंद्र जी कौशिक साहब, जो हम सब की ये खुशनसीबी है कि हमारे बीच में ऐसे जो महेंद्र जी और ब्रिजेंद्र कौशिक साहब जैसे लोग मौजूद हैं और मतलब अभी भी फाल या सक्रिय हैं, एक्टिव हैं हर तरह के कामों में, यानी सामाजिक संस्थाओं में भी और जो साहित्यिक संस्थाएं हैं उनसे भी, और लिखने पढ़ने में भी। अभी 92 उम्र की इनकी एज हो चुकी है। 92 साल की उम्र में ये चल के महेंद्र जी का सम्मान करने यहाँ आए हैं, तो अब इससे बड़ी और तो मैं समझता हूँ कि कोई बात हो नहीं सकती। जनवादी लेखक संघ के ये कवि भी हैं, हाँ, महासचिव, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। 27 किताबें इनकी आ चुकी हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं ये भी चाह रहा था कि जैसे आजकल किताबें पढ़ने का दौर तो ख़त्म हो गया, ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया पे, तो थोड़ा सा मैं आप अपने बारे में अगर बता सकें, जैसे कहाँ जन्म, कौन सी तारीख को, सन, और थोड़ा सा आपका पृष्ठभूमि, ताकि अगर कोई जैसे रिसर्च स्कॉलर है तो उसको मदद मिले, कभी आप पे रिसर्च हो, कोई पीएचडी करने वाला तो उसको। जी मित्रों, आज हम जिस साथी का सम्मान करने के लिए यहाँ आए हैं, आपने देखा होगा सृजन संस्कारों की ये जमीन होती है। कोटा शहरी नहीं, राजस्थानी नहीं, पूरे देश में जो आज अग्रणी रचनाकारों में समझे जाते हैं महेंद्र ने, उन्होंने खुद ही कहा कि मैं कोई लेखक नहीं हूँ, मैं एक बहुत ही अन्ना सा आदमी हूँ। ये होते हैं संस्कार जो आदमी का निर्माण करते हैं। मैं 1963 में कोटा आया।
साल 1.5 साल तक मैं यहाँ के सारे वातावरण को देखता रहा। मुझे 15 अगस्त और 26 जनवरी के कवि सम्मेलनों में भारतेंदु समिति यहाँ की नहीं बल्कि पूरे देश की भारतेंदु के नाम पर अकेली एक ऐसी संस्था है जिसके स्थायित्व के साधन उसके पास हैं। एक बहुत ही जमी हुई बहुत पुरानी संस्था है जिससे बड़े बड़े लेखकों के संबंध रहे हैं, संबंध जुड़े हुए हैं। वहां कब सम्मेलनों में जब गया तो मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। मैंने देखा कुछ बुजुर्ग रचनाकार तो हैं, हालांकि वो जानते ही नहीं कि रचना क्या होती है, रचना कैसे लिखी जाती है। उनके कोई साहित्यिक मूल्य नहीं थे, उनकी कोई साहित्यिक सोच समझ नहीं थी। वो मानते थे कि गद्य का एक प्रश्न लिख दो, बीच में से फाड़ दो, नई कविता के 2 प्रश्न हो जाएंगे। अब मेरे सामने धर्म संकट कि यहाँ कोई नौजवान रचनाकार नहीं है। इन बुजुर्गों की हालत ये है, यहाँ का नौजवान जीवित कैसे रहेगा? नौजवानों को यहाँ के सांस्कृतिक और साहित्यिक मतलब वातावरण में कैसे आगे बढ़ाया जाए, उनको कैसे मंच मिले? तो मैंने सारा सोच करके 15 जून 1965 को सर्जना नाम से संस्था की स्थापना की। कुछ दिन बाद साथी महेंद्र ने भी मेरे साथ जुड़ गए। यहाँ के बुजुर्ग रचनाकार थे गुलकंद जी, वही मुझे कोटा शहर में एक अच्छा रचनाकार के रूप में दिखाई दिए। और अच्छे क्यों दिखाई दिए, अब आप उनका एक छोटा सा मुक्तक सुनिए। उफ, दिन ब दिन मजबूरी दिल रंग ही लाती रही, दिन ब दिन मजबूरी दिल रंग ही लाती रही, और बर्बादी मुझे आंखें दिखाती ही रही। तेरा ऐसा मानता हूँ है मेरी जिंदा दिली, गर्दिशों की सल्तनत में सर उठाती ही रही, गर्दिशों की सल्तनत में सर उठाती ही रही। आप सच मानिए मेरी आंखों में आंसू आ गए जब मैंने उस आदमी के मुंह से ये एक रुबाई सुनी। जो आदमी गर्दिशों की सल्तनत में सर उठाने की हिम्मत कर सकता है, वो जब तक वो जिंदा है तब तक यहाँ के साहित्यिक संस्कार खत्म नहीं हो सकते हैं। मैंने इसीलिए उनको अपने साथ लिया और हमने मतलब यह प्रयास करके नौजवान लोगों को जोड़ा। और मुझे खुशी है इस जमीन से, मुझे खुशी है इस चंबल के पानी से, मुझे खुशी है यहाँ के सारे सांस्कृतिक मूल्यों से। नौजवान बहुत जल्दी तेजी से उठे और सर्जना से जुड़े, जिनमें बहुत ही महत्वपूर्ण अग्रणी नाम है कुमार शिव। ये सर्जना का दिया हुआ नाम था, वास्तव में उनका नाम शिव कुमार शर्मा है, जिनकी अभी 2-3 साल पहले जिनका देहावसान हुआ है, जो राजस्थान हाई कोर्ट के जज से रिटायर हुए हैं। वो शिव कुमार शर्मा उसने बीकॉम किया था। वो बेचारा जानता ही नहीं था हिंदी क्या होती है, हिंदी के कौन कवि हैं। वो पीछे मेरे पड़ गया कि मुझे तो हिंदी में एमए कराओ। अब मैंने कहा भाई तुम जानते ही नहीं हो, आई नहीं जानते हो, उन्होंने कुछ भी हो मुझे हिंदी में एमए कराओ। देखिए प्रतिभा हर आदमी की अपनी होती है, लेकिन प्रशिक्षण उसमें वो ताप पैदा करता है जो सोने की तरह से निखरता है, और संस्कार
उसमें खुशबू पैदा करते हैं। शिव कुमार ने उसी तरह से हिंदी में एमए किया। मैंने उसे एक ही बात के लिए उसको हिदायत दे दी थी कि मैटर मैं दूंगा, मेहनत तो ये करनी पड़ेगी और परिणाम ओछा नहीं आना चाहिए, परिणाम पूरा आना चाहिए, ताकि लोगों को ये पता लगे कि हाँ, सृजन संस्कार ये होते हैं। और आप लोग ताज्जुब करेंगे, वो बीकॉम करने वाला आदमी जो आई भी नहीं जानता था साहित्य के, उसने एमए किया और एमए भी फर्स्ट क्लास किया। और वो दौर जिसमें 3rd डिवीजन लोग लेक्चरर बन जाते थे बड़े बड़े कॉलेजेस में, उसमें उसने फर्स्ट क्लास मतलब में पास किया, जो बहुत तेजी से वो आगे बढ़ते रहे। दूसरे साथी थे ऐसे ही दुर्गादान सिंह, जो बिल्कुल ये कोरा कागज थे, लेकिन उन्होंने सर्जना से जो संस्कार सृजन के मिले उन्हें, वो बहुत तेजी से आगे बढ़े, जो हिंदुस्तान की सारी मंचों पर राजस्थानी के कवि के रूप में जमे रहे, जिनको हम गीतों को राजकुमार कहते थे। उसी तरीके से जमुना प्रसाद ठाड़ा राही एक बहुत ही मजबूर यहाँ की हस्ती, जो रिटायरमेंट के बाद में 1968 में हमसे जुड़े, जिन्होंने तब लिखना शुरू किया और अपने 8-10 साल के लेखन में ही उन्होंने अपनी वो पोजीशन बना ली कि उन राष्ट्रीय स्तर पर जब जनवादी लेखक संघ का स्थापना समारोह हुआ दिल्ली में, वो सम्मेलन ठाड़ा साहब के जाग जागरी बस्ती अब तो जाग जागरी बस्ती, जाग जागरी बस्ती अब तो जाग जागरी बस्ती, जीवन महंगा हुआ यहाँ पर मौत हुई री सस्ती, अब तो जाग जागरी बस्ती। इस गीत से वो स्थापना सम्मेलन जनवादी लेखक संघ का स्थाप। मित्रों, मैं ये नाम सिर्फ इसलिए गिरा रहा हूँ कि संभावना हर आदमी में होती है, सिर्फ उसको उस तरह की दिशा मिलनी चाहिए, उस तरह के संस्कार मिलने चाहिए। सर्जना ने हर भाषा को प्यार किया, सर्जना ने हर क्षेत्र को प्यार किया, हर जाति को प्यार किया, हर संप्रदाय को प्यार किया। उसी का परिणाम यह है कि उर्दू के जो सबसे अगुआ यहाँ के रचनाकार थे हकीम शादाब, दूसरे जो उर्दू मंचों पर बिना जमे जिनके बिना उर्दू मंच खाली रहती थी, वो उमर कोटवी, वो सारे लोग मतलब के सर्जना से जुड़े, और जिसमें बड़े बड़े नाम, जिसमें मतलब रऊफ अख्तर थे, जिसमें मतलब के जफर गौरी, जफर परवाज, जिसमें आजाद इल्मी, बहुत सारे मतलब उर्दू के अच्छे अच्छे शायर जो थे, वो सब सर्जना की देन है। तो मित्रों, ये कोई बड़े गौरव की बात नहीं है। मैं तो सिर्फ ये बतलाना चाहता हूँ कि अगर ऐसे समाज से हम जुड़े, जो समाज एक ही दिशा में सोचने समझने वाला हो, तो निश्चित रूप से हम भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक ही बात को ध्यान रखो, दूसरों को अगर आप आगे नहीं बढ़ाओगे, दूसरों को वो मौके नहीं दोगे कि वो आगे बढ़े, तो आप भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। कोटा के पुराने रचनाकारों के डूबने का कारण ही यह है कि उन्होंने न तो कभी दूसरों को आगे बढ़ने दिया और न वो कमबख्त खुद भी आगे बढ़ सके। बाकी कोटा शहर और चंबल ये वो जो जगह है जहाँ वीरता के मतलब अगर प्रसंग हैं, तो यहाँ पर सांस्कृतिक प्रसंग भी बहुत हैं। मैंने मतलब उनके एक दोहे में अपनी भी बात कही है कि जिसे सूर्य का ताप भी कभी न पाया सोख, जिसे सूर्य का ताप भी कभी न पाया सोख, हमने पाई है उसे चंबल माँ की को, हमने पाई है उसे चंबल माँ की को। तो मित्रों, ये बात है
अब आज के जिस सम्मान को हम यहाँ देने आए हैं, उस सम्मान की पृष्ठभूमि में मैं आपसे मतलब एक बात कह रहा हूँ। मित्रों, हम एक ऐसे खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। हमारा देश एक ऐसे खतरनाक दौर से गुजर रहा है जब कुछ कुर्सी के लोभी लोगों ने, सत्ता के लोलुप लोगों ने सत्ता हथियाने के लिए एक ऐसा गंदा खेल हमारे समाज में खेला हुआ है, हमारे देश में खेला हुआ है कि उन्होंने भाई भाई के बीच में दीवारें खड़ी कर दी हैं। हिंदू और मुसलमान यहाँ इस देश की आज़ादी प्राप्त करने की लड़ाई में, इस देश की उन्नति में, जहाँ एक ही सिक्के के दो पहलुओं के रूप में रहे, इन कमबख्तों ने कुर्सी हथियाने के लिए उन्हीं हिंदू और मुसलमानों को में फेंटी डाल दी है। हमारी कोशिश है इस कार्यक्रम के माध्यम से, हमने फिर वही कोशिश की है। हालांकि सर्जना ने जब से राष्ट्रीय स्तर पर जनवादी लेखक संघ की स्थापना हुई, खुद को पीछे कर लिया और जनवादी लेखक संघ के कार्यक्रमों को मैं ही शिरकत करना शुरू कर दिया। लेकिन जब से जनवादी लेखक संघ के कार्यक्रम कुछ कमजोर पड़े हैं और देश के सामने इतनी बड़ी चुनौती आई है, हमने फिर बीड़ा उठाया है। हम कोटा के सारे रचनाकारों को एक करेंगे, सारी भाषाओं के भेद बुला करके, सारी मतलब की अपनी सांप्रदायिकता को बुला करके हम एक होकर के कोटा शहर के सांस्कृतिक विकास को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और जनता की एकता को फिर कायम करने की कोशिश करेंगे, ताकि ऐसे षड्यंत्रकारी लोगों से पीछा छुड़ाया जा सके। और हमारी अगर बात सुनना चाहते हो तो हमारी बात तो ये है कि उनकी ख्वाहिश है कि बदलें हम हमारा रास्ता। आपने देखा होगा जब से जैन जी के बाद आंदोलन चला है, 50 तरह के प्रलोभन सामने आने लगे हैं। एक तो साथी कह रहा था, उनके नेता कोई कह रहा था कि अखबारों में जो छपा है कि मुझे भाजपा में आने के लिए उन्होंने लोग प्रलोभन दिया है। भागवत जो इनके महा एक बते के धूर्त जनता को पागल बनाने वाला आदमी है, जो इनके तथाकथित RSS जैसे संगठन, जिसको ये कहते तो हैं बड़ा राष्ट्रभक्त संगठन है, बिल्कुल बंद डिब्बे की तरह खोखली खोपड़ियों के लोगों का हुजूम। उसका जो नेता है भागवत, वो कहने लगा है कि युवा कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, वो सही कह रहे हैं, उनकी बात को सुनना चाहिए। अरे सुनेगा कौन जब तुम गोली चला करके और हाँ नहीं कर रहे हो कि हमने गोली चलवाई इनके ऊपर? तुम न्याय कर सकते हो क्या? जिन बच्चों को तुमने आश्वासन दिया कि हम तुम्हारे सारे केसेस को वापस कर ले लेंगे, क्या तुमने उन लोगों का एक भी केस वापस लिया? और कह रहे हो कि मतलब कि जो आपराधिक मतलब लोग हैं उनके ऊपर केस चलेंगे। तो खैर मतलब ये जो दोगलापन है, ये दोगलापन उनके साथ में है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से नौजवानों में जो एक नई आग जब पनपी है, जो नई एक लहर चली है, वो किसी तरह ठंडा हो जाए। उसी तरीके से सारे जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, उन लोगों का भी दमन जो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि उनकी ख्वाहिश है कि बदलें हम हमारा रास्ता। उनकी ख्वाहिश है कि बदलें हम हमारा रास्ता, और अपनी कोशिश है कि जुल्मों की सदारत बंद हो। उनकी ख्वाहिश है कि बदलें हम हमारा रास्ता, और अपनी कोशिश है कि जुल्मों की सियासत खत्म हो। उनकी सियासत है। और मित्रों, मैं यही कोशिश करूंगा आप समय की नब्ज को पहचानो और मेहरबानी करके देश की प्रगति में, देश की एकता को बनाए रखने के लिए कुछ खुद भी विचार करो, क्योंकि ये काम आपके और हमारे अलावा कोई करने वाला नहीं है। देखा दोस्तों, जो मैं एंड भी उसी शेर से कर दूं तो बहुत अच्छा रहेगा कि जिनसे मिलकर जिंदगी से प्यार हो जाए वो लोग, जिनसे मिलकर जिंदगी से प्यार हो जाए वो लोग, आपने शायद ना देखे हों मगर होते तो हैं।
तो ये जो यहाँ जो जितने भी बैठे हुए हैं शायद आप नहीं जानते हो, लेकिन एक राज मैं आपको और खोल रहा हूँ कि भाई फारूक है जो हमारे बीच में है, ये खुद भी एक बहुत बढ़िया और अग्रणी शायरों में से हैं इस शहर के, जिनका हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। जी। इनको वही तखल्लुस डॉक्टर फारूक बख्शी साहब के साथ ही इन्होंने उर्दू की शायरी सीखी, उर्दू का मिजाज समझा, उर्दू की भाषा को समझा, उर्दू की तहजीब को समझा। ये जो अहमद सिराज फारूकी हमारे बीच में है, वो उन्हीं हमारे डॉक्टर फारूक बख्शी साहब की देन है, और उन्हीं के रास्ते को ये शायरी में, जिंदगी में और अल्फाज में बढ़ाने। डॉक्टर फारूक बख्शी को तो सब लोग जानते हैं। उर्दू में अगर पूरे देश में इस समय अवाम के पक्ष में जो गिने चुने लोग उर्दू साहित्य में खड़े हैं, उनमें से डॉक्टर फारूक बख्शी एक नाम है, जो मंच पर भी अब खुल के अपनी बात कहते हैं और बहुत तरन्नुम में अपनी गज़लें पेश करते हैं। वो साहित्य की दुनिया में भी उतना ही बड़ा नाम है जितना कि वो जनता के पक्ष में खड़े होकर अपनी बात कहते हैं। और दो शब्द आप भी कह दीजिए। जी जी जी, बख्शी साहब के लिए तो क्या, मैं दो उन पे मजमून लिखे हैं जो छप गए वो, और जो कुछ भी हो उन्हीं की बदौलत हूँ। मैं तो इतना ही कहूँगा कि ये है कि एक शागिर्द के लिए, एक किसी भी मतलब मुक्तदी के लिए एक उस्ताद की ज़रूरत होती है। तो वो आज भी मतलब है ना, जो मैं उन्हीं से सलाह लेता हूँ, और तो उनका इतना एहतराम है मेरे मन में कि मतलब मैं अब उनके लिए क्या कहूँ। तो दोस्तों, इसको हम यहीं पे अब एंड करने जा रहे हैं। भाई साहब ब्रजेंद्र कौशिक साहब 92 साल की उम्र के हैं, और ये देखो आपके 27 किताबें आ चुकी हैं इनकी, और इनका जो बोलने का अंदाज और सोच अभी भी वही प्रोग्रेसिव। मतलब एक दौर ऐसा भी आया था जब प्रोग्रेसिव सोच के लोग थोड़े से दब गए थे, लेकिन अब फिर खुशी की बात है कि वो उभर रहे हैं। और भाई साहब ब्रजेंद्र कौशिक और महेंद्र, हमारे राजेंद्र पवार साहब और आनंद हजारी साहब, सब मतलब उसी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसी के साथ दें इजाज़त। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।